गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में सब्जेक्ट एसएस चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स मुद्रा और साख के विषय पर जो है डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आपको अभ्यास के क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पहले समझाए जा चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम 2-2, 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में वे डिस्कस किए जाएंगे। सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुनना है। मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है? मुद्रा का प्रयोग करके हम अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को आसानी से खरीद सकते हैं। पैसे का प्रयोग करके, मुद्रा का प्रयोग करके हम आसानी से अपनी आवश्यकता की वस्तु को जो है खरीद सकते हैं। मुद्रा के बदले में हम अपनी चीज को बेचकर विक्रेता उसी मुद्रा के बदले में बाजार से अपनी जरूरत की चीज को खरीद सकता है। यानी मुद्रा का प्रयोग करके, जैसे मान लीजिए किसान ने अपनी अनाज को बेचकर मुद्रा प्राप्त की है, उसी मुद्रा के बदले वो बाजार से अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को आराम से खरीद सकता है। मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। यानी कि मुद्रा जो है मध्यवर्ती साधन है और ये जो है आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग को खत्म कर दी है। जैसे आवश्यकता का दोहरा सहयोग ये होता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति को किसी एक चीज की आवश्यकता है, दूसरे व्यक्ति को एक चीज की आवश्यकता है और दोनों की आवश्यकताएं आपस में मिलती हैं, तो वो जो है दोहरा सहयोग है। लेकिन मुद्रा के माध्यम से हम इस प्रकार की आवश्यकताओं को खत्म कर सकते हैं। यानी कि मुद्रा के माध्यम से हम अपनी जरूरत की वस्तुओं को आसानी से खरीद सकते हैं। क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहां वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय या मजदूरी की अदायगी वस्तु विनिमय के जरिए हो रही है? मोची किसान के परिवार को अनाज के बदले जूते बनाकर देता है। यानी कि जो मोची है वो किसान के परिवार को अनाज के बदले जूते बना के देता है। यानी किसान के परिवार की इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नाई किसान के परिवार के पुरुषों के बाल काटकर बदले में अनाज प्राप्त करता है। इसी तरह जो है नाई गांव के अंदर पुरुषों के बाल काटकर उन गांव के लोगों से जो है अनाज लेता है। बुनकर किसान के परिवार के लिए दरियों और खेस बुनकर बदले में अनाज पाता है। इसी तरह जो है गांव के अंदर किसानों के परिवारों के बुनकर जो है लिए जो है दरिया और खेस को बुनता है, उसके बदले में जो है अनाज को प्राप्त करता है। बढ़ई किसान के परिवार के लिए लकड़ी के कृषि यंत्र बनाकर, यानी कि जो खाती है या बढ़ई है वो किसान के परिवार के लिए जो कृषि यंत्र बनाता है और लोहार लोहे के उपकरण बनाकर बदले में अनाज और चारा प्राप्त करते हैं। इसी तरह लोहार जो है कृषि से संबंधित लोहे के यंत्र बनाता है किसान के परिवार के लिए और ये बदले में जो है किसान से अनाज और चारा प्राप्त करते हैं। तो इस तरह जो है वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। कौन से कारण हैं जो स्वप्ना की स्थिति को जोखिम भरा बनाते हैं? निम्नलिखित कारकों की चर्चा कीजिए। कीटनाशक दवाइयां, साहूकारों की भूमिका और मौसम। कीटनाशक दवाइयां, स्वप्ना की फसल पर कीड़ों का हमला हो जाता है। यानी जो स्वप्ना है उसकी फसल पर जो है कीड़ों का हमला हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं। अपनी फसल को कीटों से बचाने के लिए वह महंगी कीटनाशक दवाइयां छिड़कती है। तो स्वप्ना जो अपनी फसल को बचाने के लिए जो है महंगी महंगी कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे उस दवाई से किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं होता है। इससे स्वप्ना को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। इससे स्वप्ना को पैसे की काफी हानि उठानी पड़ती है। साहूकार ने ऊंची ब्याज दरों पर स्वप्ना को ऋण दे रखा था। तो साहूकार के द्वारा जो है ऊंची ब्याज दरों पर स्वप्ना को ऋण दिया। फसल खराब हो जाने के कारण स्वप्ना ऋण का भुगतान नहीं कर सकी। यानी कि स्वप्ना की फसल खराब हो जाती है जिसकी वजह से उसने साहूकार के पैसे नहीं दे सकी। साल के अंदर वह कर्ज एक बड़ी रकम में बन जाता है। कुछ समय के बाद वो कर्ज जो काफी बड़ी रकम बन जाती है। अगली फसल बीजने के लिए वह पुनः उधार लेती है और दोबारा से फसल बोने के लिए दोबारा से उधार लेती है। अतः वह कर्ज जाल में फंस जाती है। इस तरह जो है स्वप्ना कर्ज जाल में फंस जाती है। मौसम की वजह से स्वप्ना की फसल पर कीटों का प्रकोप हुआ। यानी मौसम की वजह से स्वप्ना की फसल में कीड़े लगे और दूसरे साल भी उसकी फसल सामान्य रही और दूसरे साल भी उसकी फसल नॉर्मल रही। इस तरह से जो है स्वप्ना
कर्ज जाल के अंदर फंस गए। उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की मांग क्यों करता है? उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की मांग इसलिए करता है ताकि उसका मूलधन सुरक्षित रह सके। यानी कि समर्थक ऋणाधार की डिमांड इसलिए करता है ताकि उसकी जो मूलधन है वो बचा रहे, सुरक्षित रहे। समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है, और समर्थक ऋणाधार एक ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है। जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी, और इसका प्रयोग वह उधारदाता को गारंटी के रूप में करता है। यानी कि इसका प्रयोग जो समर्थक ऋणाधार का वो उधारदाता को गारंटी के रूप में प्रयोग करता है। अब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता, जब तक ऋण का भुगतान नहीं हो जाता उस समय तक वो समर्थक ऋणाधार का प्रयोग करता है। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर सका तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। मान लीजिए कि जिसने पैसे उधार लिए है वो पैसे उधार लेने वाला जो मालिक को पैसे नहीं दे पाता, तो मालिक के द्वारा जो है उस समर्थक ऋणाधार का प्रयोग कर सकता है अपनी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए। संपत्ति जैसे कि जमीन, बैंक में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणाधार के आम उदाहरण है। यानी कि ये समर्थक ऋणाधार के उदाहरण है जिनका प्रयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है, और इन चीजों का प्रयोग जो है कर्ज लेने के लिए किया जाता है। हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी निर्धन है। क्या वह उनकी कर्ज लेने की क्षमता को प्रभावित करती है? हमारे देश की आबादी का एक बहुत बड़ा भाग अति निर्धन है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज भी हमारे देश के अंदर 26% लोग जो है निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो हमारे देश के अंदर जो है बहुत से लोग निर्धन है। इन लोगों के पास समर्थक ऋणाधार नहीं है, और इन लोगों के पास समर्थक ऋणाधार नहीं होता है, इसलिए कर्जदाता इन निर्धन लोगों को कर्ज देने में संकोच करता है। इसलिए जो कर्ज देने वाला है इन गरीब लोगों को कर्ज देने में डरता है, संकोच करता है। अतः निर्धनता लोगों की कर्ज लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। तो गरीबी भी जो है लोगों की कर्ज लेने की क्षमता को जो प्रभावित करती है। वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बिना मुद्रा का प्रयोग किए वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता, वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। वस्तु विनिमय के लिए आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का होना आवश्यक है। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर जो वस्तुओं के दोहरे सहयोग का होना बहुत ही जरूरी है। वस्तु विनिमय में दोनों पक्ष एक दूसरे से वस्तु खरीदने तथा बेचने पर सहमत होते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में दोनों पक्ष, लेने वाला भी देने वाला भी, जो वस्तु खरीदने के लिए बेचने के लिए सहमत होते हैं। परंतु यह प्रणाली काफी कठिन है, लेकिन यह प्रणाली बहुत ज्यादा कठिन है। उदाहरण के लिए एक जूते बनाने वाला व्यक्ति गेहूं खरीदने की इच्छा रखता है। एग्जाम्पल दिया कि एक जूते बनाने वाला व्यक्ति जो गेहूं खरीदने की इच्छा रखता है, तो उसे ऐसे व्यक्ति को खोज करनी होगी जो न केवल गेहूं बेचना चाहता है बल्कि उसे जूते की भी आवश्यकता है। तो उसे ऐसे किसान को खोजने की आवश्यकता होगी जो अपने गेहूं बेचना चाहता हो और बदले में जूते खरीदना चाहता हो। इस प्रकार की प्रणाली को जो है वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। चेक क्या है, इसके द्वारा कैसे भुगतान किया जाता है, संक्षेप में बताइए। चेक एक ऐसा कागज है जो किसी व्यक्ति के खाते से इस पर लिखे गए नाम से किसी दूसरे व्यक्ति को एक निश्चित रकम का भुगतान करने का बैंक को आदेश देता है। यानी चेक के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति को जो है पैसे भेज सकते हैं। इस चेक सुविधा से बिना नगद का उपयोग किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। यानी चेक के माध्यम से हम जो है बिना नगद पैसे दिए जो है किसी भी दुकानदार का, किसी भी व्यक्ति का जो भुगतान कर सकते हैं। यदि जूते बनाने वाली कंपनी को रबड़ बनाने वाली कंपनी को भुगतान करना है, मान लीजिए कोई जूता कंपनी है, रबड़ बनाने वाली कंपनी का उसने भुगतान करना है, तो वह चेक द्वारा भुगतान कर सकती है। तो चेक के माध्यम से वो पैसे दे सकती है। इसके लिए वह बैंक द्वारा दिया गया चेक रबड़ बनाने वाली कंपनी के नाम लिखता है। इस तरह बैंक ने जो चेक बुक दिया है वो रबड़ बनाने वाली कंपनी के नाम चेक लिखता है तथा अपने बैंक को उसे रकम देने का आदेश देता है, और अपने अकाउंट में से जो पैसे देने का बैंक को आदेश देता है।
धन एक खाते से दूसरे खाते में कुछ दिनों में चला जाता है। तो चेक के माध्यम से धन एक खाते से दूसरे खाते के अंदर जो है कुछ समय के अंदर चला जाता है। इस तरह चेक परस्पर भुगतान का एक सरल एवं सुविधाजनक साधन है। इस तरह चेक के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति का आसानी से भुगतान कर सकता है। सभी लोगों के लिए यथोचित दरों पर ऋण क्यों उपलब्ध होना चाहिए? अनौपचारिक ऋण स्रोतों से उधार लेने वाले कर्जदारों को बहुत ऊंची दरों पर ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। यानी कि जो व्यक्ति अनौपचारिक ऋण स्रोतों से, जैसे रिश्तेदार है, बड़े जमींदार है, उनसे ऋण लेकर जो है बहुत ऊंची कीमत पर ब्याज देना पड़ता है। यदि किन्हीं कारणों से वे ब्याज का भुगतान नहीं कर पाए तो फिर ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पैसे उधार लिया है, किसी वो टाइम पर पैसे नहीं दे पाता है, तो उसके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज लगना शुरू हो जाता है और वे कर्ज जाल में फंस जाते हैं और वे कर्ज जाल के अंदर फंस जाते हैं। ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्जदार की आय घट जाती है। यानी कि ब्याज के ऊपर जब ब्याज लगता है, ऊंची ब्याज की दर होती है, तो जो है उसकी आय कम हो जाती है व्यक्ति की। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंक और सहकारी समितियों को ज्यादा कर्ज देने चाहिए। तो इन सब स्थिति को देखते हुए बैंकों को, सहकारी समितियों को, जो ऋण के औपचारिक स्रोत है, उन्हें जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों को कर्ज देना चाहिए। इसके द्वारा लोगों की आय बढ़ जाती है। जब बैंक और सहकारी समितियां कर्ज देगी तो इससे लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी और बहुत से लोग अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए सरलता से कर्ज ले सकते हैं। और इससे जो किसान है, गरीब लोग है, अपनी आवश्यकता की मतलब चीजों के लिए जो आसानी से कर्ज ले सकते हैं। वे फसल उगा सकते हैं, खेतों में फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, कोई काम धंधा कर सकते हैं, छोटे उद्योग इत्यादि लगा सकते हैं, छोटे मोटे उद्योग धंधे लगा सकते हैं, वे नया उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं, यानी किसी भी वस्तु का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। यानी सस्ती दरों पर जो कर्ज मिलता है वो देश के विकास के लिए बहुत ही अच्छा होता है, व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए जो है यथोचित दरों पर, यानी उचित दरों पर जो है सभी लोगों को ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। क्या भारतीय रिजर्व बैंक जैसा कोई निरीक्षक होना चाहिए जो अनौपचारिक ऋणदाताओं की गतिविधियों पर नजर रखे? उनका काम मुश्किल क्यों होगा? यह अति आवश्यक कि अनौपचारिक ऋणदाताओं की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आरबीआई जैसा कोई निरीक्षक होना चाहिए। जैसे कि सहकारी समितियों के ऊपर आरबीआई नजर रखता है, इसी प्रकार अनौपचारिक ऋण स्रोतों के ऊपर भी आरबीआई जैसा निरीक्षक होना चाहिए। अनौपचारिक ऋणदाता कर्जदारों को बहुत बुरी तरह से शोषण करते हैं। जो अनौपचारिक ऋण स्रोत है वे ऋण लेने वालों का जो बुरी तरह से शोषण करते हैं, वे उनसे बहुत ऊंची दरों पर ब्याज वसूलते हैं, बहुत ऊंची कीमत पर ब्याज लेते हैं। यदि कर्जदार ब्याज का भुगतान न कर पाए तो पुनः ब्याज पर ब्याज लगा देते हैं। मान लीजिए समय पर ब्याज नहीं दे पाते, भुगतान नहीं कर पाते, तो ब्याज पर ब्याज जो है ये लगा देते हैं। कई बार तो कर्जदार इन ऋणदाताओं के जाल में ऐसा फंस जाता है वह जीते जी इनसे छुटकारा नहीं पाता। तो कई बार तो ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति ने कर्ज लिया है और वो समय पर नहीं चुका पाया तो ब्याज पर ब्याज लगने से वैसे कर्ज जाल में फंस जाता है कि वो जो है जीते जी उनसे निकल पाना संभव नहीं है। यही कारण कि बहुत से कर्जदार ऋण से मुक्ति पाने के लिए स्वयं या सब परिवार आत्महत्या कर लेते हैं। और कई बार आपने देखा भी है कि इन ऋण संबंधी समस्याओं की वजह से कई परिवार जो आत्महत्याएं भी कर लेते हैं। यदि अनौपचारिक ऋणदाताओं की गतिविधियों पर नजर रखने वाला कोई निरीक्षक हो तो कुछ हद तक इनकी मनमानी रुक सकती है। अगर मान लीजिए इनके ऊपर आरबीआई जैसा कोई निरीक्षक हो तो जो है इनकी मनमानी कुछ सीमा तक रुक सकती है। यह कार्य तो बहुत कठिन है, लेकिन यह कार्य बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अनौपचारिक ऋणदाताओं की न कोई पहचान है, क्योंकि जो अनौपचारिक ऋणदाता इनकी कोई पहचान नहीं है और न ही ये लोग लिखित में कोई ऐसा कागज तैयार करते हैं कि वे इस दर पर ऋण दे रहे हैं, और न ही वे कोई कागजी कार्रवाई करते हैं कि किस दर पर उन्होंने जो है मतलब पैसे उधार दिए हैं। इस प्रकार जो इनके ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल है। आपकी समझ में गरीब परिवारों की तुलना में अमीर परिवारों के औपचारिक ऋण स्रोतों का हिस्सा अधिक क्यों होता है? यानी कि बैंकों से पैसे वाले अमीर लोग ज्यादा उधार लेते हैं गरीब परिवारों की अपेक्षा।
हमारे औपचारिक ऋण स्रोत बैंक और सहकारी समितियां हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जो औपचारिक ऋण स्रोत है, बैंक है, सहकारी समितियां हैं, यह संस्थाएं लोगों को ऋण देने से पहले समर्थक ऋण आधार की मांग करते हैं। यानी कि ये ऋण देने से पहले जो है लोगों से समर्थक ऋण आधार की डिमांड करते हैं। अमीर लोग अपने समर्थक ऋण आधार के आधार पर यहाँ से आसानी से कर्ज ले सकते हैं। यानी कि बैंक को समर्थक ऋण आधार अमीर लोग दे देते हैं, तो वे आसानी से जो वहां से पैसे उधार ले सकते हैं। इस कर्ज की दरें बहुत कम होती है। यानी कि जो हम उधार लेते हैं औपचारिक ऋण स्रोत से, उनकी ब्याज की दर काफी कम होती है, बैंक की, सहकारी समितियों की। लेकिन गरीब लोगों के पास समर्थक ऋण आधार न होने के कारण वे बैंकों से कर्ज नहीं ले सकते। लेकिन गरीब लोगों के पास जो समर्थक ऋण आधार नहीं होता, जिसकी वजह से बैंकों से उन्हें पैसा नहीं मिल पाता है, उन्हें कर्ज लेने के लिए अनौपचारिक ऋणदाताओं जैसे महाजन, कृषि व्यापारी, भूस्वामी और मालिक इत्यादि पर निर्भर रहना पड़ता है। गरीब व्यक्तियों को समर्थक ऋणाधार न होने की वजह से ऋण लेने के लिए जो है महाजनों के ऊपर, कृषि व्यापारियों के ऊपर, भूस्वामियों के ऊपर जो है डिपेंड रहना पड़ता है। अनौपचारिक ऋणदाताओं द्वारा बैंक की अपेक्षा कहीं ऊंची दरों पर ब्याज वसूल किया जाता है। तो जो अनौपचारिक ऋणदाता है वे बैंक की अपेक्षा गरीब लोगों से जो है ज्यादा मात्रा के अंदर मतलब ब्याज की दर ज्यादा वसूल करते हैं। ऋण या साख की इतनी अधिक मांग क्यों है? आज हमारे देश के अंदर ऋण की इतनी ज्यादा मांग क्यों है? बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बैंकों के अंदर जो जमा पूंजी होती है, बैंक उस पूंजी का प्रयोग जो है ऋण देने के लिए करता है, क्योंकि ऋण की मांग बहुत अधिक रहती है, क्योंकि ऋण की मांग बहुत ज्यादा रहती है। मनुष्य को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सी आर्थिक गतिविधियां मनुष्य के द्वारा जो की जाती है उसके लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, परंतु धन पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण से ऋण का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन पैसा इतना नहीं होता गरीब लोगों के पास, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें जो है उधार की आवश्यकता होती है, ऋण की आवश्यकता पड़ती है। भारत जैसे देश में विभिन्न छोटे उद्योग संचालन, पूंजी, कच्चे माल, श्रमिक आदि की पूर्ति के लिए ऋण लेते हैं। तो हमारे देश के अंदर जो छोटे उद्योग धंधे अपनी बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकों से ऋण लेते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में अधिकतर किसान निर्धन है। इसके साथ साथ हमारे देश के अंदर बहुत से ज्यादातर किसान जो है गरीब हैं। उन्हें फसल उगाने के लिए पर्याप्त संसाधनों को जुटाने के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें भी अपनी बहुत सी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, खेती संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं जैसे घर, गाड़ी, आवश्यक विद्युत उपकरण को खरीदने के लिए भी ऋण लेते हैं। तो मनुष्य जो है, बहुत से मनुष्य जो अपनी बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है बैंकों से पैसा उधार लेते हैं। इसलिए ऋण की मांग बहुत अधिक रहती है। इसलिए हमारे देश के अंदर ऋण की मांग बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर रहती है। तो बेटा आज आपको जो है ये 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन इस वीडियो में समझाए हैं। सभी बच्चों ने ये जो है याद भी करने हैं, कॉपी में भी लिखने हैं। धन्यवाद।